हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वन नॉर्मल एससीएल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल यहाँ से एक सवाल आना पक्का रहता है। आज मैं जितना भी पढ़ाऊंगा वहाँ से 1 से 2 सवाल, 1 नंबर में, 5 नंबर में, 10 नंबर में, कहीं पर भी आपके एग्जाम में सवाल आएगा जरूर। यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा चीज़ों को, आपको सब कुछ समझ आएगा। चाहे आपको सिर्फ चीज़ें रट के लिखनी है तो भी, या आपको चीज़ें समझना है, सब कुछ आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं भी आती हैं पहले से तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को समझाऊंगा, आपको एक एक चीज़ आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वन नॉर्मल एससीएल। सबसे पहले हम समझते हैं स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब। अब क्या है, जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड, दूसरा होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड जो सब्सटेंस होता है वो 100% प्योर होता है। मतलब अगर एग्जांपल समझूं, मैंने कहीं से 1 लीटर दूध लिया, तो जब मैंने 1 लीटर दूध लिया है तो उसमें 1 लीटर दूध ही है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, वो 100% प्योर है। ये होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होता है, ये 100% प्योर नहीं होता है। यानी अगर मैंने 1 लीटर दूध लिया, कहीं से दुकान से मैंने 1 लीटर दूध लिया, तो वो 1 लीटर दूध नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ पानी है, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है, लेकिन हमें नहीं पता कि उसमें कितना पानी है, हमें नहीं पता कि वो कितना % प्योर है, कितना इम्प्योर है, यही हमें पता करना है। चलो हमने किसी तरह पता करा कि भाई ये जो 1 लीटर दूध है इसमें आधा लीटर तो पानी है, आधा लीटर दूध है, मतलब आधा पानी है आधा दूध है। अब हमें पता चल गया कि ये जो 1 लीटर दूध है, जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड वाला जो दूध है, इसमें आधा पानी है आधा दूध है। अब अगर हमें 1 लीटर दूध चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम खरीदेंगे 2 लीटर दूध। इससे क्या होगा, हम 2 लीटर दूध खरीदेंगे तो हमें जाके 1 लीटर दूध मिलेगा और उसमें 1 लीटर पानी रहेगा। तो सीधी सादी भाषा में यही जो प्रोसेस है कहलाती है स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड था, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि इसमें दूध में कितना पानी है, हमने पता कर लिया कि भाई इसमें आधा पानी है। अब हमें 1 लीटर दूध चाहिए तो हम 2 लीटर मांगेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब देखो केमिस्ट्री की भाषा में जरा समझते हैं। जितने भी सब्सटेंस है मैंने कहा वो प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं। आज हमें बात करनी है एससीएल की। तो जो हमारा एससीएल है वो होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड, यानी कि ये 100% प्योर नहीं है। यानी कि जब हम एससीएल को बोतल से 100 ml निकालेंगे तो 100 ml एससीएल उसमें नहीं होगा। हो सकता है 70 ml एससीएल हो, बाकी का पानी हो सकता है 50 ml एससीएल हो, बाकी का पानी हो। तो हमें नहीं पता कि कितने % प्योर है, यही हमें पता करना है। तो एससीएल क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, ये 100% प्योर नहीं है। अब ये सबको पता है एससीएल क्या होता है, एसिड होता है, और एसिड जो है वो रिएक्ट करता है बेस के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, यहां लेंगे बीकर में 100 ml एसिड यानी HCl, और यहां ऊपर लेंगे 100 ml बेस, और इन दोनों की कराएंगे रिएक्शन। अब यहां पे ये जितना बेस इस रिएक्शन में यूज होगा, सपोज अगर 80 ml यूज हुआ, मतलब यहाँ पे 80 ml एसिड है, बाकी का 20 ml पानी है। अगर 70 ml बेस यूज हुआ, मतलब यहाँ 70 ml जो है एसिड है, बाकी का 30 ml पानी है। सपोज करो 70 ml एसिड बेस यूज हुआ, 70 ml बेस यूज होता है, यानी यहाँ पे हमारा 70 ml एसिड है, बाकी का 30 ml पानी है, हमें पता चल गया। तो लेकिन यहाँ पे जो हम बेस यूज कर रहे हैं ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए प्राइमरी स्टैंडर्ड, जिसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है जो 100% प्योर होना चाहिए। और आपको याद रखना है कि ये जो है Na2CO3 ये प्राइमरी स्टैंडर्ड बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो HCl है ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड था, जिसे हमने स्टैंडर्डाइज किया है किसके, Na2CO3 के साथ, जो कि प्राइमरी स्टैंडर्ड का बेस है। यह बात हुई स्टैंडर्डाइजेशन की। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन में क्या है, सपोज एक एग्जांपल से समझो, मैंने कहा कि जो सब्सटेंस है, जो हमारा नमक है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड है, और जो शुगर है, चीनी है, वो क्या है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। अब हमें चीनी को, जो कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, उसे प्राइमरी स्टैंडर्ड बनाना है, यानी स्टैंडर्डाइजेशन करनी है। हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना, डब्बे से 10 ग्राम चीनी ली और 10 ग्राम नमक निकाला और दोनों को मिला दिया, हो गया स्टैंडर्डाइजेशन, ये पॉसिबल है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, 10 ग्राम चीनी लेंगे, उसे 100 ml पानी में डिसॉल्व करके 100 ml चीनी का सॉल्यूशन बनाएंगे। फिर 10 ग्राम नमक लेंगे, 100 ml पानी में डिसॉल्व करेंगे और 100 ml नमक का सॉल्यूशन बनाएंगे। फिर नीचे 100 ml चीनी ले ली, ऊपर 100 ml नमक ले लिया, दोनों को रिएक्ट करा दिया। अब ये जो पानी में हम चीनी डाल रहे हैं, 100 ml पानी में हमने 10 ग्राम चीनी डाली, ये क्या कहलाती है, कॉन्सेंट्रेशन। हम पानी में कितनी चीनी डाल रहे हैं यही कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है। यानी कि अगर हमने 100 ml पानी लिया, उसमें 10 ग्राम चीनी डाली,
अभी कॉन्सेंट्रेशन कम है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझो गाढ़ापन या शरबत का मीठापन। अगर मैंने 100 ml पानी में 20 ग्राम चीनी डाल दी, अब भाई मीठापन बढ़ गया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। 100 ml में अगर मैंने 50 ग्राम चीनी डाल दी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ गई, मीठापन और बढ़ गया। तो यहाँ पे जो केमिस्ट्री की भाषा में जो हम चीनी इतनी डाल रहे हैं उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। हालांकि जो कॉन्सेंट्रेशन है कई टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है, लेकिन यहाँ पर हमसे सिर्फ दो पढ़नी है, हमारे काम सिर्फ दो आने वाली है, एक मोलरिटी, दूसरा नॉर्मेलिटी। ज्यादा कम में आएगी नॉर्मेलिटी, लेकिन मोलरिटी भी हमें पढ़ना है। मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्वेंट। और मोल क्या होता है? मोल होता है वेट अपॉन ए मोलिकुलर वेट। यहाँ पे वेट वो होगा जो हम बाहर से लेंगे, जैसे कि हमने HCl है, HCl 10 ग्राम ले लिया, 12 ग्राम ले लिया, 30 ग्राम ले लिया, 40 ग्राम ले लिया, जो HCl हम बाहर से ले रहे हैं ये वहां पे ये वो वेट है। मोलिकुलर वेट सबको पता ही है, मोलिकुलर वेट मतलब जो कंपाउंड का मोलिकुलर वेट है, जैसे कि HCl में क्लोरीन का हो जाता है 35.5, हाइड्रोजन का 1, टोटल हो जाता है 36.5 का मोलिकुलर वेट। अब क्योंकि हमें यहाँ पर अधिकतर 1 मोलर 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए कहा जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं उतना ही वेट लेते हैं कंपाउंड का जितना कि उसका मोलिकुलर वेट होता है। इससे फायदा क्या है देखना, सपोज क्या HCl का मोलिकुलर वेट 36.5 ही है, ठीक है, HCl का मोलिकुलर वेट 36.5 ही है। हमने बाहर से जो हम वेट ले रहे हैं डिसॉल्व करने के लिए पानी में, हमने उसे भी 36.5 ही ले लिया। इससे फायदा ये होगा, यहाँ पे कट के आ गया एक मोल बन गया, ठीक है, मैंने बताया मोल क्या होता है, वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट। यहाँ पे 1 मोल आ गया, 1 मोल को जब हम 1 लीटर में डिसॉल्व करेंगे हमारा 1 मोलर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इसीलिए जब भी हमें 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना होता है, हम जो कंपाउंड का मोलिकुलर वेट है उतने ग्राम को हम जब 1 लीटर में डिसॉल्व कर देंगे, हमारा 1 मोलर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अगर मैं बात करूं Na2CO3 की, इसका मोलिकुलर वेट Na2 का 46, कार्बन का 12, O3 का 48, टोटल हो गया 106 ग्राम इसका मोलिकुलर वेट है। हम बाहर से लाएंगे 106 ग्राम लेंगे, उसे हम फिर 1 लीटर में डिसॉल्व कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा 1 मोलर। समझ नहीं आया? अरे भाई 106 ग्राम इसका वेट हो गया, 106 इसका मोलिकुलर वेट है, टोटल कट के आ गया 1 मोल। यानी जब 1 मोल हमने 1 लीटर में डिसॉल्व किया, या फिर मैं 106 ग्राम को 1 लीटर में डिसॉल्व कर दूंगा, तो 1 मोलर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा NO2CO3 का। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ आया तो बस इतना याद रखना कि जब भी तुम्हें किसी कंपाउंड का 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए बोला जाए, तो जो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट है उसे 1 लीटर पानी में डिसॉल्व कर देना, तुम्हारा 1 मोलर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मेलिटी के केस में देखो, यहां पे थोड़ा दिक्कत होती थोड़ी, लेकिन बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं यहां पर। लेकिन आपको n फैक्टर निकालना आना चाहिए। आपको n फैक्टर निकालना आता होगा, 12th में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कमेंट में बता देना, मैं इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा जहां पे अच्छे से सब कुछ बता दूंगा। फिलहाल अभी देखो नॉर्मेलिटी में हमें बस क्या करना है, जो कंपाउंड का मोलिकुलर वेट है उसे उसके n फैक्टर से डिवाइड कर देना है, और उसके बाद जो वेट आएगा उसे 1 लीटर में डिसॉल्व कर देंगे, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बन जाएगा। डिफरेंस समझो, मोलरिटी में हमने मोलिकुलर वेट को 1000 ml में डिसॉल्व किया था, 1000 ml यानी 1 लीटर में डिसॉल्व किया था। नॉर्मेलिटी के केस में हम पहले उसके मोलिकुलर वेट को n फैक्टर से डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा उससे 1 लीटर में डिसॉल्व करेंगे। HCl का समझो, HCl का मोलिकुलर वेट है 36.5। यहाँ पे जो n फैक्टर है ये एसिड है, यहाँ पे एक H+ ये दे सकता है, यहाँ पे n फैक्टर हो गया 1। इस 36.5 को जब मैं 1 से डिवाइड करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 36.5 ही आएगा। यानी जब हम 36.5 ग्राम को 1 लीटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमारा 1 नॉर्मल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा HCl का। Na2CO3 में 2 Na+ जा सकते हैं, यहाँ पे जो n फैक्टर है वो आएगा 2, यानी 106 ग्राम जो कि इसका मोलिकुलर वेट है, इसे हम n फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 53 ग्राम, और इस 53 ग्राम को हम जब 1 लीटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमारा 1 नॉर्मल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? अभी ये ओवरव्यू है, नहीं समझ आया तो टेंशन मत लो भैया, ये ओवरव्यू है, ये बेसिक बताया है। अगर ये थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया है तो अब जो बताऊंगा वहां पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ 1 नॉर्मल Na2CO3। अब जो बताने जा रहा हूं, बच्चे सबसे ज्यादा यही कंफ्यूज होते हैं, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन कैसे बनाना है, 0.1 नॉर्मल कैसे बनाना है, 1 नॉर्मल को 250 ml डिसॉल्व करके कैसे बनाना है। थियरी में भी पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में भी पूछा जाएगा, जब एक्सटर्नल वाइवा लेने आएगा तो वो भी यहां से पूछेगा सवाल। तो अब जरा ध्यान से सुनना, एक एक चीज अच्छे से क्लियर करके बताऊंगा। देखो, हमें प्रिपेयर करना है 1 नॉर्मल Na2CO3। मैंने आपको पीछे बताया है कि 1 नॉर्मल Na2CO3 बनाना है तो भैया इसका मोलिकुलर वेट है 106, इसका n फैक्टर है 2, तो हमने इसका n फैक्टर से डिवाइड करा, वेट आया 53 ग्राम, इसे 1 लीटर में डिसॉल्व कर दिया, बन गया 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। 1 लीटर मतलब 1000 ml। अब देखो
इसके 53 ग्राम को मैंने 1000 ml में डिसॉल्व करा तो बन गया 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। अब अगर हमसे कहा जाए, सपोज करो आप घर में आपके रिश्तेदार आए, रिश्तेदार ने कहा चलो बेटा जाओ शरबत बना के ले आओ। आपने क्या करा, 100 ml पानी लिया, उसमें 10 ग्राम चीनी डाली, तो ला के दे दिया, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, एक दिन पहले दिन 4 रिश्तेदार आए तो आपने 100 ml पानी लिया, 10 ग्राम चीनी डाली, शरबत बना के दे दिया। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, सिर्फ एक रिश्तेदार आया, तो अब भाई 4 आदमी का शरबत क्यों बनाओगे तुम? 100 ml पानी लेके उसमें फिर 10 ग्राम चीनी डालो, वेस्ट होगा, बेकार होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पानी क्या करेंगे, कम कर देंगे। 25 ml पानी ले लिया, सिर्फ 2.5 ग्राम चीनी डाली और उसे शरबत दे दिया। शरबत के मीठेपन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब हमने क्या किया यहाँ पे, जो पानी था वो कम कर दिया, चीनी कम कर दिया, शरबत का मीठापन यानी कॉन्सेंट्रेशन जो चीनी की है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 53 ग्राम था हमने इसे 4 टाइम्स डिवाइड कर दिया, 4 टाइम्स हाफ कर दिया, और ये 1000 ml था, इसे हमें 250 करना था, हमने इसे भी 4 से डिवाइड कर दिया, और ये कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई साहब अगर आप शरबत को, अगर आपने पानी कम कर दिया, चीनी भी उतनी कम कर दी, तो मिठास पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मिठास मतलब मैंने पीछे भी बताया है कॉन्सेंट्रेशन ही होता है। यहाँ पे हमारा 1 नॉर्मल ही रह गया, यानी यहाँ पे 13.2 ग्राम 13.2 ग्राम को जब हम 250 ml में डिसॉल्व करेंगे तो हमारा 1 नॉर्मल का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब कई बार हमसे कहा जाता है बेटा 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाओ। मतलब कोई रिश्तेदार आया जो डायबिटीज का पेशेंट है, उसे चीनी नहीं चाहिए, उसे चीनी मीठा कम पसंद है, उसने कहा बेटा शरबत बनाओ लेकिन मीठा कम होना चाहिए। मतलब अगर आप सबके शरबत में 10 ग्राम चीनी डाल रहे हो तो मेरे में सिर्फ 0.1 ग्राम चीनी डाल के ले आओ, पानी उतना रखो, बस चीनी कम कर दो। यानी इसने कहा कि मिठास जो है शरबत का, जो मीठापन है वो कम कर दो, कॉन्सेंट्रेशन कम कर दो। तो इसने क्या करा, जो कॉन्सेंट्रेशन थी उसे 10 टाइम्स घटा दिया। तो हमने क्या करा, जो जब इसने कॉन्सेंट्रेशन मीठा कम करने को बोला तो भाई साहब हम चीनी कम करेंगे ना, यानी जो यहाँ पे हम Na2CO3 ले रहे हैं उसे भी उतना ही कम कर देंगे, 10 टाइम्स इसे भी हमने घटा दिया। तो यहाँ पे इसे फिर 250 ml में डिसॉल्व कर देंगे तो 0.1 नॉर्मल का सोल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे सोल्व करने के बाद आएगा 1.3 ग्राम Na2CO3 को जब हम 250 ml में डिसॉल्व करेंगे हमारा 0.1 नॉर्मल का सोल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो भाई जब मैंने बताया कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब तुम ऐसे समझो, पानी में जो चीनी डाल रहे हो, आपने अगर 100 ml पानी लिया उसमें 10 ग्राम चीनी डाली, ये आपका बन गया 1 नॉर्मल, यानी नॉर्मल शरबत है, इसमें 4 लोग पी लेते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ, रिश्तेदार कम हो गए, एक बंदा आया, तब उतना शरबत क्यों बनाओगे? आपने सोचा रोज में 100 ml लेता था, 10 ग्राम चीनी डालता था तो 4 लोग पीते थे। आज सिर्फ एक बंदा है तो मैं एक बंदे के लिए क्या करोगे भाई, 4 से डिवाइड कर दो सारी चीजें, पानी को 4 से डिवाइड कर दो, जितने लेते थे 100 ml लेते थे 4 से डिवाइड कर दो, चीनी कितनी लेते 10 ग्राम, उसे 4 से डिवाइड कर दो, तो 25 ml पानी आया, 2.5 ग्राम चीनी आई, दोनों को मिला के दे दो, शरबत एक बंदे के लिए तैयार। मिठास पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 नॉर्मल का सोल्यूशन तैयार हो गया 250 ml के अंदर। अब अगर किसी बंदे ने कहा भाई मुझे मीठा पसंद नहीं है, मुझे डायबिटीज है, मेरे लिए शरबत बनाओ पर चीनी बहुत कम डालना, अगर तुम 10 ग्राम डालते थे तो 0.1 ग्राम डालना। तो यानी उसने कहा शरबत की मिठास कम करनी है, कॉन्सेंट्रेशन कम करना है, पानी कम नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम करनी है तो हमने जो चीनी है, जो सोल्यूट है, जो Na2CO3 है, इसे 10 टाइम्स घटा दिया, यानी जो 13.2 ग्राम था वो 1.32 ग्राम को हम 250 ml में डिसॉल्व करेंगे तो 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ 1 नॉर्मल HCl। यहां भी सब कुछ वही है। HCl क्या है, मोलिकुलर वेट क्या है, 36.5 ग्राम, ठीक है। मैंने आपको बताया था 36.5 ग्राम है। इसके मोलिकुलर वेट को, यानी जब हम इतने ग्राम को बाहर से लेंगे, इतने ग्राम को जब हम n फैक्टर से डिवाइड करेंगे, HCl का n फैक्टर है 1, तो 36.5 को 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जब हम 36.5 को 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हमारा 1 नॉर्मल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि जो HCl है 35 to 38% प्योर होता है। मतलब 35 to 38% प्योर अगर मैं इसके बीच का ले लूं एक वो से एवरेज, तो 37% मान लेता हूं, यानी ये 37% प्योर होता है HCl। यानी कि 100 ग्राम, जब हम किसी डब्बे से 100 ग्राम HCl निकालेंगे तो उसमें 37 ग्राम HCl मिलेगा। ये वही वाली बात है, जब मैं 1 लीटर दूध लूंगा तो उसमें आधे लीटर ही दूध था, बाकी आधा लीटर पानी था। यहां पे वही हाल है, जब मैं 100 ग्राम डब्बे से निकाल रहा हूं, मेरी समझ में तो मैं HCl निकाल रहा हूं, लेकिन पता चला कि उसमें सिर्फ 37 ग्राम HCl, बाकी का सारा फालतू का है। ये फिक्स डाटा है कि 100 ग्राम HCl जब निकालोगे आप तो वहां पे 37 ग्राम आपको HCl मिलेगा, क्योंकि ये 35 to 38% ही प्योर होता है। तो आपको 37 ग्राम HCl के लिए चाहिए होगा
100 ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए हम क्या करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 37, और हमें चाहिए कितना भाई, वन नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या है 36.5 ग्राम। कंफ्यूज मत हो यार, ये मोलिकुलर वेट है, मैंने कहा था हमें 1 मोल बनाना है। मोलिकुलर वेट को जब आप 1000 में डिसोल्व करोगे तो आपका 1 मोलर तैयार हो जाएगा। तो 36.5 चाहिए, तो 100 में जब हम 37 यहाँ कर दिए तो हमारा 1 ग्राम के लिए आया। जब इसे 36.5 के लिए चाहिए इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेट करने के बाद आएगा 98.6 ग्राम। कैलकुलेट कर लेना तुम, यानी अब हम 98.6 ग्राम को जब 1 लीटर पानी में घोलेंगे तो हमारा वन नॉर्मल का सॉल्यूशन तैयार होगा। वैसे नॉर्मली क्या था, हमें कहा हम कर सकते थे 36.5 को 1 लीटर में डिसॉल्व करें तो हमारा वन नॉर्मल तैयार हो जाएगा, लेकिन पता चला ये HCl जो है इम्प्योर है, ये सिर्फ 35 to 38% ही प्योर है। तो जब हम अगर इतना रखेंगे तो इतना मिलेगा ही, तो हमें इतने के लिए, इतने 36.5 ग्राम HCl के लिए हमें डब्बे से इतना निकालना पड़ेगा, तब जाकर हमें इतना मिलेगा। तो इसलिए हम 98.6 ग्राम को 1 लीटर में डिसॉल्व करेंगे तो वन नॉर्मल सॉल्यूशन तैयार होगा। लेकिन HCl क्या है, ये एसिड है, लिक्विड होता है, ठीक है। तो अब हमें इसका वॉल्यूम पता करना होगा, क्योंकि भाई मास पता है, डेंसिटी भी पता है। डेंसिटी इसकी क्या होती है, लिख लो 1.2 ग्राम पर ml होती है। बच्चे सवाल करते हैं सर आप तो 1.2 ग्राम पर ml बता रहे हो, हमने तो यहाँ पे ये पढ़ा है। बेटा जी यूनिट देख लिया करो, यहाँ पे ग्राम पर ml में है, कहीं कहीं kg पर लीटर में होता है, तो यहाँ पर 1.2 ग्राम पर ml में है। तो डेंसिटी हमें पता है, मास हमें पता है, वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम क्या आएगा हमारा 98.6, जो कि क्या था मास था, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 1.2 उसकी डेंसिटी, टोटल क्या आ जाएगा 82.16 ml। यानी अगर हम 36.15 को 1 लीटर में डिसॉल्व करते हैं वन नॉर्मल सॉल्यूशन तैयार होता। फिर हमें पता चला कि इतने के लिए हमें इतना लेना पड़ेगा। 98.6 ग्राम को जब 1 लीटर में डिसॉल्व करेंगे तब ये बनेगा। फिर हमें पता चला कि तो लिक्विड है, हमने इसे डेंसिटी से वो डेंसिटी के फॉर्मूले से इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करा। फिर हमें पता चला कि जब हम 82.1 ml को 1000 ml में डिसॉल्व करेंगे तो हमारा वन नॉर्मल सॉल्यूशन तैयार होगा HCl का। अब अगर हमसे कहा जाए बेटा जी इसे 250 में बनाओ, ये तो वही बात होगी ना जो मैं कह रहा हूँ, अभी 4 रिश्तेदार हैं तो भाई ठीक है तुमने शरबत ज्यादा बनाया। अब कोई एक रिश्तेदार आया तब क्या करोगे, शरबत भी, पानी भी कम कर दोगे, चीनी भी कम कर दोगे, शरबत की मिठास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे वही कर रहे हैं, जो ये क्वांटिटी है सॉल्यूट की हमने उसे 4 मतलब 4 टाइम्स हाफ कर दिया, 4 टाइम्स डिवाइड 4 से डिवाइड कर दिया, और जो वॉल्यूम है 1000 ml उसे 4 से डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद हमारा वन नॉर्मल सॉल्यूशन तैयार हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन पे। यहाँ पे क्या हो गया 20.5 ml, ये हो गया 250 ml। जब 20.5 ml HCl को हम 250 ml में डिसॉल्व करेंगे तो हमारा वन नॉर्मल HCl का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब अगर हमसे कहा गया कि 0.1 नॉर्मल तैयार करो, मतलब यहाँ पे ये वही है, शुगर का मरीज है, डायबिटीज का मरीज है, ये कह रहा है बेटा मुझे शरबत चाहिए लेकिन मिठास थोड़ी कम कर दो, चीनी थोड़ी कम कर दो। हमने चीनी कम कर दी, यानी कि क्या करा, जो 20.5 ml थे इसे 10 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 2.05 ml को जब हम 250 में डिसॉल्व करेंगे, 250 में डिसॉल्व करेंगे तो 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा HCl का। ठीक है। अच्छा एक चीज तुमने देखी, हम इसका भी 0.1 बना रहे हैं, इसका भी 0.1 बना रहे हैं, ऐसा क्यों? प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड दोनों का हम 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ही बनाएंगे, तभी स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल है। क्योंकि जब हमें दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी, जिससे जब हम रिएक्शन करवाएंगे, जो वॉल्यूम अभी मैं आपको समझाता हूं, देखो अब क्या करा, हमने इसका 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन बना लिया, इसका 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन बना लिया। और इसके 0.1 के लिए हमने क्या करा, इसका 1.32 ग्राम को 250 में डिसॉल्व करा, 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन तैयार हो गया। इसके लिए क्या करा, इसके 2.05 ml को 250 में डिसॉल्व करा, 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब उस HCl को जो सॉल्यूशन ये बना है, ये 250 ml, इसे यहाँ पे मैंने एक उसमें ले लिया, बीकर में, कॉन्क्रीट फ्लास्क में 250 ml मैंने ले लिया, ठीक है। और यहाँ मैंने ब्यूरेट में या किसी और चीज में भर लिया 250 ml Na2CO3। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इस Na2CO3 को इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। तो ये बेस है, ये एसिड, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। जब सारा एसिड खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जितना इसका वॉल्यूम यूज हुआ है उससे हमें पता चल जाएगा कि इतना ही ये एसिड है। लेकिन अब सवाल ये है कि पता कैसे चलेगा अब सारा एसिड खत्म हो चुका है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर का काम क्या होता है, ये इंडिकेटर यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे फिनोप्थलीन। अभी ये क्या है, ये इंडिकेटर इसमें ऐसे पड़ा हुआ है। ये इंडिकेटर जो फिनोप्थलीन है, ये कैसे काम करता है, ये फिनोप्थलीन कलर चेंज देता है। बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जो एक स्पेसिफिक पीएच पे कलर चेंज देते हैं। अब देखो एसिड का पीएच सबको पता है 7 से कम होता है। HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका बहुत कम होता है, 1, 2 ऐसे होता है। तो अभी जो यहाँ का पीएच है, इसमें सारा एसिड भरा है,
यहाँ का पीएच बहुत कम है, तो ये जो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर है ये एसिडिक पीएच पे कलर चेंज नहीं देगा, ये बेसिक पीएच पे कलर चेंज देता है। ठीक है, इसमें सारा अभी एसिड भरा है, ऊपर से हम धीरे धीरे बेस डाल रहे हैं। ये बेस क्या है, एसिड से रिएक्ट करेगा। जैसे जैसे यहाँ से एसिड खत्म होता जाएगा पीएच बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब सारा एसिड खत्म हो जाएगा, सारा एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तब इस पीएच का जो सॉल्यूशन का जो पीएच है वो हो जाएगा 7 यानी कि न्यूट्रल। और जैसे ही फिर इस बेस की Na2CO3 की अगली ड्रॉप, अगली बूंद यहां गिरेगी, इस सॉल्यूशन का पीएच पता है बढ़ जाएगा, सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, इस सॉल्यूशन का पीएच हो जाएगा 8 से 10 या और भी ज्यादा। और फिनोप्थिलीन हमें पता है बेसिक पीएच पे कलर चेंज देता है, ये फिनोप्थिलीन अपना कलर चेंज कर देगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे सारा एसिड खत्म हो गया है। हम इसे बंद कर देंगे और फिर रीडिंग नोट करेंगे कि ये हमारा कितना यूज हुआ। सपोज ये हमारा यूज हुआ 200 ml। अब हम इसकी कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन में होता ही यही है, हमें इसकी कंसंट्रेशन नहीं पता थी HCl की, हमें नहीं पता था कितने परसेंट प्योर है, हम वही तो कर रहे हैं इतनी देर से। हमने क्या करा, एक फॉर्मूला लगाया N1V1 = N2V2, सबको पता होगा, 10वीं में पढ़ के आए हो, 12वीं में भी पढ़ के आए हो। ठीक है, N1 क्या है, Na2CO3 की कंसंट्रेशन जो कि 0.1 नॉर्मल हमने बनाया। इसका वॉल्यूम कितना यूज हुआ, V1 क्या है 200, इसका 200 ml यूज हुआ। N2 क्या है, इसकी कंसंट्रेशन जो कि हमें नहीं पता है, N2 हम निकाल। अब ये वाला मत कहना कि हमने 0.1 बनाया है, भाई 0.1 हमने बनाया जरूर है, लेकिन हमें पता नहीं है, यही इसकी प्योरिटी हमें पता नहीं है, सेकेंड स्टैंडर्ड है, वही हमें पता करना है। तो ये N2 हो गया। इसका वॉल्यूम हमने कितना लिया था वहां पे 250 ml। ठीक है, यहां से हम N2 निकाल लेंगे, जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.08 नॉर्मल। देखा, हमने बनाया था 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन, HCl हमने 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाया, लेकिन यहां पे निकला 0.08। स्टैंडर्डाइजेशन के बाद ये निकलता है 0.08 का, यानी कि इसमें 0.02% यानी 0.02 नॉर्मल जो था, बाकी की चीजें थी, ये सिर्फ इतना ही है, ये इतना ही इसमें कॉन्सेंट्रेशन है HCl की। तो यहां पर हमने बनाया इतने का, ये निकला इतना। तो ये पूरी प्रोसेस थी स्टैंडर्डाइजेशन की HCl की। अब बात करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। अगर मैं 1 नंबर की बात करूं, 1 नंबर में आपसे सीधा साधा सवाल पूछा जाएगा, बताओ HCl प्राइमरी स्टैंडर्ड है या सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, Na2CO3 प्राइमरी स्टैंडर्ड है या सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। उसके बाद 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, बताओ HCl की स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगी, या फिर आपसे प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में पूछा जा सकता है। ये 5 नंबर में आपसे आ सकता है। 10 नंबर में या फिर 5 नंबर में और पूछा जा सकता है, प्रिपेयर करने के लिए आपको बोल दिया जाएगा 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ HCl, या फिर 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ HCl, या फिर 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3, या फिर 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 इन 250 ml। ऐसे कई सवाल 5 नंबर में आ सकते हैं। और 10 नंबर में जब आपसे पूछेगा तो सीधा लिख के देगा, प्रिपेयर एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 1 नॉर्मल HCl, सीधा। और तब आपको जितना मैंने अभी तक बताया है शुरू से लेकर अंत तक, सारी राम कहानी लिखनी होगी। लिखना कैसे है, लिखने के लिए देखो सिंपल सा, आपने हेडिंग एक सीक्वेंस में लिखनी है। हेडिंग जो आप लिखते हो, एग्जामिनर क्या देखता है कि बच्चे ने लिखा तो है, मेन उसका ध्यान हेडिंग पे जाता है। ठीक है, तो हेडिंग जो है, अब कई बार हम क्या करते हैं, सीक्वेंस में नहीं लिखते हैं, जो चीजें लास्ट की है उसे पहले लिख दिया, जो पहले की उसे लास्ट में लिख दिया, इससे एक बैड इंपैक्ट जाता है। सीक्वेंस में लिखो, और ये जो डाटा, ये जो वैल्यू है, बीच की कैलकुलेशन बेशक थोड़ी सी इधर उधर हो जाए, वैसा तो पूरी सही होनी चाहिए, तभी आपका लास्ट का रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर कुछ ना हो भैया, तो ये जरूर याद रखना, जो फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हैं उन्हें जरूर याद रख लेना, एग्जैक्ट ऐसे ही उतार देना। ठीक है, फिलहाल मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रट के मत जाना, रट के पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर इसे समझ के जाओगे, जो प्रैक्टिकल होगा तुम्हारा, एक्सटर्नल आएगा, वाइवा करने आएगा, तो वो भी यही सब पूछेगा। अगर रट के जाओगे 2 दिन तक याद रहेगा, थियरी में तो नंबर ला लोगे थोड़े बहुत, लेकिन प्रैक्टिकल में जब वाइवा होगा तब वहां तुम जवाब नहीं दे पाओगे। अगर समझ के रखोगे तो थियरी में भी काम हो जाएगा, प्रैक्टिकल में जब एक्सटर्नल आएगा वहां भी तुम्हारा अच्छा खासा काम हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ लिया प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 1 नॉर्मल HCl। अगला लेक्चर हम देखेंगे H2SO4 के स्टैंडर्डाइजेशन। तो बस